अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के चैप्टर से की एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हम एक आइडिया ले चुके हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, प्लस में कब आता है, माइनस में कब आता है। मैंने अभी भी 6-7 लेक्चर्स बनाए हैं उर्दू में, और इंग्लिश वाले लेक्चर्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, उसमें भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर हुए होंगे अगर आप चीज़ें देख लो। लेकिन अभी तक जितनी भी हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बातें करी ना, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए थी। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का क्या मतलब है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया यूनिट्स का और कॉस्ट का। ठीक है ना, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया यूनिट्स का और कॉस्ट का। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव फैक्टर्स की। और ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हम लोग रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी भी अगर आप किसी क्वालिटेटिव बात का, यानी कि जो बात क्वांटिटी में ना हो, किसी चीज़ की कोई क्वालिटी हो, उसमें अगर एसोसिएशन देखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर लेट्स से मैं यहाँ पर इस एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। लेट्स से कि एक स्कूल है और उस स्कूल में जो है ना वो एक कॉन्टेस्ट हुआ। ठीक है ना, एक स्कूल में एक कॉन्टेस्ट हुआ और कॉन्टेस्ट के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे लेट्स से पार्टिसिपेंट ए, पार्टिसिपेंट बी, पार्टिसिपेंट सी, पार्टिसिपेंट डी और पार्टिसिपेंट ई। ठीक है, इन पार्टिसिपेंट्स ने आकर कोई परफॉर्मेंस दी। अब परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो लेट्स से ये कहते हैं कि उस कॉन्टेस्ट के जो है ना वो 2 जजेस थे। तो हम कह लेते हैं जज नंबर, लेट्स से जज 1 और जज नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब इन जजेस को ये कहा गया था कि ये जो 10 लोग हैं ना, ए बी सी डी ई, इनको आप मार्क्स देना, 10 में से मार्क्स देना, 10 में से आप मार्क्स देना। 10 में से 10 सबसे बेहतरीन होगा, 10 में से 1 सबसे बुरा होगा। जज नंबर 1 ने पार्टिसिपेंट ए को दिए लेट्स से 10 मार्क्स। जज नंबर 2 ने ए को दिए 9 मार्क्स। जज नंबर 1 ने पार्टिसिपेंट बी को दिए लेट्स से 8 मार्क्स। जज नंबर 2 ने पार्टिसिपेंट बी को दिए 8 मार्क्स। जज नंबर 1 ने पार्टिसिपेंट सी की परफॉर्मेंस देखते हुए उसको दिए 9 मार्क्स। ठीक है, या 9 नहीं करते, चलो इसको कर लेते हैं 4 मार्क्स। जज नंबर 2 ने इसको दिए 3 मार्क्स। जज नंबर 1 ने डी को देखते हुए, डी की पार्टिसिपेशन, जो उसने पार्टिसिपेट किया और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस देखते हुए इसको दिए 6 मार्क्स 10 में से। जज नंबर 2 ने इसको दे दिए 5 मार्क्स। और पार्टिसिपेंट ई को जज नंबर 1 ने 2 मार्क्स दिए और जज नंबर 2 ने भी 2 मार्क्स दिए। ठीक है ना। अब देखो, ये तो मार्क्स देने की कहानी हो गई। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल जो मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या दोनों जजेस की थिंकिंग एंड मार्किंग, क्या दोनों जजेस की थिंकिंग एंड मार्किंग, सोच और मार्क्स देना एक जैसा है या नहीं। क्या जज नंबर 1 और जज नंबर 2 जो फैसला देते हैं वो एक जैसा देते हैं या नहीं। सर यहाँ पर देखकर लग रहा है कि एक ही जैसा फैसला देते हैं।
बिल्कुल मैंने एग्जाम्पल ऐसी बनाई है। अब हम ये चीज़ मालूम करने के लिए रैंक कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। पहली एग्जाम्पल है इसलिए बड़ी आसान सी है, ठीक है ना। हम करते क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सवाल है कि जज नंबर 1 ने पार्टिसिपेंट्स को क्या मार्क्स दिए, जज नंबर 2 ने पार्टिसिपेंट्स को क्या मार्क्स दिए। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं ना वो करते हैं रैंकिंग। क्या करते हैं, रैंकिंग, रैंक्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, रैंकिंग 1 होगी और रैंकिंग 2 होगी बिकॉज 2 जजेस हैं, रैंकिंग 1 और रैंकिंग 2, ठीक है। अच्छा, जज नंबर 1 की पहले बात करते हैं। जज नंबर 1 ने हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए हैं, ए को दिए हैं, यानी कि जज नंबर 1 की नज़र में ए जो है ना उसका रैंक है नंबर 1। जज नंबर 1 ने सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए हैं, सर बी को दिए हैं, यानी कि जज नंबर 1 की नज़र में बी का रैंक है 2। जज नंबर 1 ने थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए हैं, डी को दिए हैं, यानी कि जज नंबर 1 का जो थर्ड रैंक या जिसको इसने बोला है कि इसकी तीसरी पोजीशन आई वो डी था। जज नंबर 1 ने फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए हैं, सर सी को दिए हैं, यानी कि जज नंबर 1 की नज़र में ये जो सी था ना ये फोर्थ पोजीशन पर आया। जज नंबर 1 ने लोएस्ट मार्क्स किसको दिए, ई को दिए, यानी कि जज नंबर 1 ये कहना चाह रहा है भाई इसकी 5वीं पोजीशन, ये बिल्कुल आखिरी है। इसी तरह से हम जज नंबर 2 की रैंकिंग करते हैं। जज नंबर 2 ने हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए, सर ए को ही दिए 1। सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए, बी को दिए 2। थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए, डी को दिए 3rd। फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए, सी को दिए 4th। फिफ्थ हाईएस्ट मार्क्स किसको दिए, ई को दिए 5th, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सवाल मैं रिपीट करता हूँ, पहला सवाल था रैंक कोरिलेशन समझाने का, इसलिए मैंने रैंकिंग इतनी सिंपल रखी, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है ऐसे ही रैंकिंग आए 1 की और जैसी 2 की है, यानी कि जो जज नंबर 1 जिसको फर्स्ट बोल रहा है जज नंबर 2 भी उसी को फर्स्ट बोल रहा है, जिसको जज नंबर 1 सेकंड बोल रहा है उसको जज नंबर 2 भी सेकंड ही बोल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहली एग्जांपल है सिंपल थी इसलिए। ये है R1, ये है R2, ये एक बात हो गई। अब स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। अच्छा, अब इसमें d क्या है, d कैलकुलेट हम करते हैं एज R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0। अब जब d की वैल्यू 0 आई है तो d का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n, n यानी कि कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्यूब माइनस 5। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो r कितना बनेगा, r बनेगा 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो r जो है ना वो 1 बनेगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, r आया है +1, r की वैल्यू कितनी आई है, +1। +1 का मतलब क्या हुआ, वही वाली बात जो हम नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हाईलाइट करते थे कि इंक्रीज़ का रेशो सेम है, इंक्रीज़ का रेशो सेम है और पॉजिटिव है। अगर जज नंबर 1 किसी को रैंक 1 देता है तो जज नंबर 2 उसको रैंक 1 देता है। अगर जज नंबर 1 किसी को सेकंड रैंक देता है तो जज नंबर 2 भी उसी को सेकंड रैंक देता है। अगर जज नंबर 1 किसी को थर्ड रैंक देता है तो जज नंबर 2 भी उसी को थर्ड रैंक देता है। अगर जज नंबर 1 किसी को फोर्थ रैंक देता है तो जज नंबर 2 भी उसी को फोर्थ रैंक देता है। अगर जज नंबर 1 किसी को फिफ्थ रैंक देता है तो जज नंबर 2 भी उसी को फिफ्थ रैंक देता है। यानी कि दोनों जजेस एब्सोल्युटली या
परफेक्टली एक जैसा सोचते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी सोच इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग डिफर करी हो। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पहली एग्जाम्पल थी, एप्लीकेशन करवानी थी फॉर्मूले की, कुछ हद तक चीज़ें समझानी थी तो ऐसा करा। अगली एग्जाम्पल में मज़ीद चीज़ों को कॉम्प्लेक्स भी करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इतना आसान आंसर आएगा कि सारी चीज़ें ज़ीरो आ रही हों। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे।